मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी संकल्पों के सिद्ध करने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिनका जोशपूर्ण भाषण अभी हमने सुना, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री निर्मल जी, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री अंकिता पवार जी, अभिषेक टंडन जी, आशीष सूद जी, हर्ष अत्री जी, निधि त्रिपाठी जी और आज देश भर से आए हुए, देश के कोने कोने से, हर कैंपस के आए हुए प्यारे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं यहां आया था तो सरकार के अफसरों का दायित्व तो होता है कि मुझे कुछ लिख कर दें जिससे बोलने में मेरी गलती न हो जाए, मगर मैं जैसे ही मंच पर चढ़ा, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा सुना, मेरे जीवन में से 30 साल निकलकर मैं 30 साल छोटी आयु का हो गया। मुझे मालूम है मैं विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के खुले अधिवेशन में बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मैं विश्व के एकमात्र छात्र संगठन जो शिक्षा जगत की खामियां और दूषणों को दूर करने के लिए संघर्ष तो कर ही रहा है, साथ में चरित्र निर्माण का यज्ञ भी चला रहा है, वो विद्यार्थी परिषद के सामने बोल रहा हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर यहां खड़ा हो। मेरे लिए सच अर्थ में विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के वर्ष में, इसके राष्ट्रीय अधिवेशन में आप लोगों के साथ बातचीत करना बहुत बहुत गौरव आनंद का विषय है। मैं स्वागत समिति का इसके लिए हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये अधिवेशन दो दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कि आप विद्यार्थी परिषद के अमृत वर्ष में एंटर होने वाला, प्रवेश करने वाला ये अधिवेशन है, और दूसरा, ये अधिवेशन आजादी के अमृत काल में प्रवेश करने वाला भी अधिवेशन है। हमारे देश ने अभी अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। 75 वर्ष में देश ने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी प्रगति की। पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है और इसके साथ साथ हमने हमारी संस्कृति को भी संभाला है, संजोया है, आगे बढ़ाया है और विश्व में गौरव दिलाने का प्रयास, सफल प्रयास किया है। और अब आने वाले 25 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम
सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल हैं। और मैं आज जब आप लोगों के सामने हूं, तब मैं कहना चाहता हूं, मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा, ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथ भ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती है, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता भटकने दिया। हर मौके पर विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर संघर्ष भी किया। ज्ञानशील एकता के अपने मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए धैर्यपूर्वक एक पथ का निर्माण किया, और रास्ते में देश के सामने, शिक्षा जगत के सामने और देश की सीमाओं के सामने जितनी चुनौतियां आई, हर चुनौती के सामने हिमालय की अडिगता के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। भाइयों और बहनों, जब मैं यहां आया हूं, तब मदन दास देवी जी को याद करे बगैर नहीं रह सकता। मेरे जैसे कई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जीवन में रास्ता दिखाने का काम, संभालने का काम, गलत रास्ते पे न चढ़ जाए और अपने लक्ष्य को सटे रहे, बंधे रहे, इसका काम मदन दास देवी जी ने किया। कई सारे विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी, चाहे यशवंतराव केलकर जी हो, चाहे बाला साहब आप्टे जी हो, चाहे डिडोलकर जी हो, मैं गुजरात से आता हूं, नारायण राव भंडारी और प्रोफेसर राजगुरु, हम कभी नहीं भूल सकते। इन लोगों ने, हमारे वरिष्ठों ने विद्यार्थी परिषद को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हुए सातत्यपूर्ण 75 साल का प्रवास पूर्ण करने का श्रेय ये मनीषियों और तपस्वियों को जाता है। आज मैं वो सभी को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, तब 49 से लेकर 2023 तक की यात्रा देश के विकास के साथ साथ जुड़ी है। ढेर सारी चीजों में विद्यार्थी परिषद ने स्व जोड़ने का संघर्ष किया है। चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन हो, चाहे संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर चीज में स्व का महत्व विद्यार्थी परिषद ने समाज को बताया है और युवाओं के माध्यम से बताया है। आज देश का किसी भी, कोई भी क्षेत्र, चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कई सारे क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता हो, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद की सुगंध हर जगह पे आपको मिलेगी और मालूम पड़ेगा। अगर कोई श्रेष्ठ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कर रहा है, उसको उठाकर थोड़े उसके पास्ट में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र जीवन में इसका जुड़ाव विद्यार्थी परिषद से रहा होगा। ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इसका अनुभव मैंने भी किया है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद ने कई सारे ऐसे प्रकल्प लिए जो सालों तक चले और धैर्यपूर्वक जैसे कोई शिल्पी 75 साल तक एक प्रतिमा को गढ़ता ही जाए, ऐसी ढेर सारी लिंगरिंग समस्याओं का निवारण के लिए विद्यार्थी परिषद ने पुरुषार्थ किया। भारत और चीन के युद्ध के बाद सील प्रकल्प चालू हुआ, आज भी चल रहा है। और आज अभी यहां मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए,
कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। और आज इस स्टील प्रोजेक्ट ने नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश को जोड़ने का काम किया है। इसी तरह से 3D डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट घुसपैठ के सामने इतना लंबा और सातत्यपूर्ण आंदोलन कोई संगठन ने नहीं चलाया, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद ने चलाया और पूरे देश भर के अंदर घुसपैठ के खिलाफ जन जागृति लाने की क्रिया। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई, आपातकाल के खिलाफ राजनीतिक दल तो लड़ते थे, उनकी जिम्मेदारी भी थी, कई और संगठन भी लड़ते थे, मगर एकमात्र विद्यार्थी परिषद था जिसके अनेक कार्यकर्ता जेल में भी गए और गुप्तवास को पालन करते हुए संघर्ष भी किया और विजय भी लिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई, इसमें विद्यार्थी परिषद के योगदान को स्वयं लोकनायक ने अपनी पेन से लिखकर सर्टिफिकेट देने का काम किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन को सफल करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसलिए आप सबको ये याद कराने आया हूं कि समय बदल गया है। हो सकता है ऐसा समय है कि संघर्ष की जरूरत ना हो, परंतु काम करने की जरूरत है। हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तो ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर हम डाइवर्ट करें, ऊर्जा को रचनात्मक रास्तों पर ले जाकर राष्ट्र निर्माण के काम में हम लगे रहे। मित्रों, मुझे एक युवा ने लगभग 10 साल पहले कहा कि हम भी देश के लिए जान देना चाहते। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त जो आंदोलन चलता था, उनका सौभाग्य था, उनके पास मौका था देश के लिए जान देने का। देश के लिए जान देने की अब जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीने की जरूरत है। देश के लिए जीते हुए हमें कोई नहीं है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने अमृत महोत्सव के इस सम्मेलन के अंदर से ये संकल्प लेकर जाना चाहिए कि 2047 तक जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तो विश्व भर में हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, महान होगा और एक नंबर पर। ये संकल्प सिर्फ युवा ही ले सकता है। और मैं मानता हूं मित्रों, ये जो अमृत महोत्सव का और अमृत काल का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, वो आपके लिए है, क्योंकि इसको देखने के लिए आप सभी होंगे। आपकी जिम्मेदारी है। 75 साल की यात्रा को यहां तक संभाल कर ले आए। हमारी कई पीढ़ियां इसके लिए खप गई। 600 साल तक आजादी का संघर्ष हुआ और 600 साल के आजादी के संघर्ष के बाद जब हम आजाद हो गए हैं, आजादी के 100 साल पूरे हो, तब वो सभी हुतात्माओं जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी कल्पना का भारत बनाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन की है। मेरे सामने जो विराट युवा शक्ति बैठी है, उसकी है। मित्रों, मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैं कल डिटेल देख रहा था, पहले भी पढ़ा था कि EBPP इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती। ABVP के सभी संगठन के वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आज का वर्ष और आज के वर्ष में छत्रपति के स्वराज के उद्देश्य, स्वराज का उद्देश्य सिर्फ राज के लिए नहीं था, स्व के लिए था। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, इस स्व की स्थापना का 350 साल का कालखंड पूरा होने के वक्त सारे युवाओं को ये उद्देश्य समझाने के लिए आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम उठाया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कार्यक्रम के साथ हैं। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं
इस देश का स्वर्णिम भविष्य आपकी राह देख रहा है। 10 साल पहले विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन होते, अगर उसका कोई रिकॉर्डिंग हुआ होता तो निकाल कर देख लीजिए, सारे आंदोलनों की बात होगी। मगर ये 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। घपले घोटालों की जगह नई नई नीतियां आज अमल में आ रही है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की जगह आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर के अर्थतंत्र से हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा फासला इस देश ने काट लिया है। 7.5% का ग्रोथ रेट और 60 करोड़ नागरिकों के जीवन में, उनके जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देने का लक्ष्य ये सिर्फ 10 साल में पूरा करने में आज सफलता हुई। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 60 करोड़ लोगों को घर, पीने का पानी, बिजली, गैस का सिलेंडर, शौचालय, खाने के लिए अनाज, मिनिमम जितना चाहिए उतना अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं सारी की सारी 60 करोड़ गरीब भाइयों तक पहुंचाने का काम आज समाप्त हो चुका है। मैं इसलिए बताता हूं आपको कि किस बेस पर आपको आगे बढ़ना है, वो आपके ध्यान पर रहे। कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों 10 साल पहले हॉटस्पॉट थे। धारा 370 हट चुकी है। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई संघर्ष करने की। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर उग्रवादी संगठन अपने हथियार डाल चुके हैं और वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में करीब 70% की कटौती करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व ने कई सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को एक साथ अनेक मोर्चों पर लड़ते हुए हल करने का काम किया है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इसके साथ साथ पर्यावरण की चिंता और सुरक्षित भारत की कल्पना को चरितार्थ करना, ये सारी चीजें एक 10 साल में जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि शासन ऐसे लोगों के हाथ में आया जो आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए थे, आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते थे। उसी प्रकार से आप सभी भी ज्ञानशील एकता की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। बहुत बड़ा जीवन बाकी है। ये 25 साल देश के लिए जीने का संकल्प लेकर आज इस अधिवेशन से आप जाइए तो आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत को सर्वप्रथम करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज मेरे सामने अमृत भारत की जनरेशन बैठी है। उस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने ढेर सारे युवाओं ने युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो। ये सभी युवा थे। उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है। वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आज आपको कहने आया हूं, मित्रों,
भारत का समय आ गया है। भारत का समय आ गया है और हर समस्या के समाधान के लिए आज विश्व भारत की ओर आशा के साथ देख रहा है। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि भारत का समय जो आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन को सातत्यपूर्ण बनाते हुए हमारी कल्पना के भारत की रचना करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के दिन की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है, चाहे डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी हो, स्पेस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बनाकर अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना हो, सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनने की बात हो, ड्रोन का सेक्टर हो, गेम्स एनिमेशन का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर युवाओं के लिए ढेर सारी संभावनाएं खुली है और सिर्फ संभावनाएं नहीं खुली है, इसके साथ साथ स्किलिंग और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से युवाओं को वैश्विक मंच पर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि इस सब के लिए आपने स्टडी कर अपना रास्ता तराशना है। मित्रों, आज देखें तो डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 है, एलईडी बल्ब में भारत नंबर 1 है, सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम भारत ने चलाया है, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा टीके भारत ने लगाए हैं, दलहन, दूध, जूट और रेलवे इंजन के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय में दूसरे नंबर है और स्टार्टअप इकोनॉमी जो आपको सीधा स्पर्श करती है, स्टार्टअप के क्षेत्र में और मोटर व्हीकल में हम तीसरे नंबर है, बहुत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। मैं आज ये आपको इसलिए बताने आया हूं कि इस नींव पर आपको आगे 25 साल काम करना है और इस सारी संभावनाओं को आप एक्सप्लोर कर पाए, इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 14 के अनुपात में ढेर सारे परिवर्तन किए गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय नए 6 बने, आईआईटी 7 नए बने, आईआईएम 7 नए बने, ट्रिपल आईटी 16 बने, 15 एम्स बने, 273 मेडिकल कॉलेज बनी, कुल नए इस 9 साल के अंदर 390 विश्वविद्यालय नए बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 7000 कॉलेज बनाने का काम किया है। मित्रों, युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर और उपलब्धियां उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको कुछ आंकड़े आपके जानकारी के लिए, आप जानकार हो गए ही होंगे क्योंकि मैं तो अब 60 का हो गया, आप तो अभी युवा हो तो सारी जानकारी आप सबके साथ होगी, परंतु मैं जरूर बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप 2016-17 में 724 स्टार्टअप थे, 724, और आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप भारत के युवाओं ने बनाकर विश्व के स्टार्टअप जगत के अंदर अपना पैर जमाया है। और उसमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2014 में केवल 4 थे, केवल 4, और आज 111 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत के नाम पर रजिस्टर हुए हैं। ये पूरा का पूरा काम भारत की युवा शक्ति ने किया है। और मित्रों, इसमें से 45% स्टार्टअप ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में, ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही ये काम हुआ है। मित्रों, ढेर सारी पॉलिसियों को मेक इन इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने यहां पर उतारा है। भारत सरकार ने आज विश्व का उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण वाला देश आज दुनिया के अंदर है तो भारत है, इसका काम किया है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए
पीएलआई योजनाएं अनेक क्षेत्र के अंदर आई हैं और हमारे युवाओं ने रिसर्च के अंदर भी पेटेंट रजिस्टर करने में भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2013-14 में सालाना सिर्फ 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे और आज सालाना वो 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भारत का युवा कर रहा है। और 2013-14 में सिर्फ 211 पेटेंट ग्रांट किए गए थे और इस साल 24,000 पेटेंट ग्रांट करने का काम आज भारत के युवाओं ने प्राप्त करने का काम किया है। कई प्रकार की नीतियां भी बनी हैं, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, नेशन ग्रीन हाइड्रोजन, नेशन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ड्रोन पॉलिसी, ध्रुव, नेशनल स्पेस पॉलिसी, प्रारंभ, ये सारी पॉलिसियों में आपके लिए अपार और अनंत संभावनाएं पड़ी हैं। मित्रों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है इसका आप जरूर उपयोग करोगे, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप आपकी व्यक्तिगत कैरियर जहां पर भी काम करते हैं सबसे ऊंचाई तक ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जानी ही चाहिए। भारत के हर युवा की व्यक्तिगत कैरियर सबसे ऊपर होनी चाहिए और इसकी तंदुरुस्त स्पर्धा भी होनी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ आपका दायित्व देश के निर्माण के प्रति है, देश के प्रति भी है। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने सदैव याद रखना चाहिए। सिर्फ कैरियर बनाने के लिए एजुकेशन नहीं होता है, कैरियर के साथ साथ देश बनाता है, वो ही साच अर्थ में शिक्षा को प्राप्त किया हुआ युवा है। ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मित्रों, भारत के अंदर आज जो विकास हुआ है, पूरी दुनिया इस पर कई प्रकार के आर्टिकल रख रही है, मगर मैं आज इसके एक अलग पहलू आपके सामने, एक 10 साल ने यह सिद्ध कर दिया है कि सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना और आधुनिकता से विकास करना वो परस्पर विरोधी बातें नहीं है, दोनों एक दूसरे को मदद करने वाली बात है। भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजो कर रखा, हमारे सांस्कृतिक गौरव को भी आसमान को छूता किया और दुनिया चकाचौंध हो जाए ऐसा विकास भी किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और रामलल्ला अपने घर में, कोई विश्वास नहीं। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। हमारे एक वरिष्ठ नेता ने राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त बोला जय श्री राम, अरे ऐसे नहीं भाई, जय जय श्री राम। हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता ने गुजरात के एक प्रण लिया कि मैं तभी मीठा खाऊंगा जब राम जन्मभूमि पर उसी जगह पे मंदिर बनेगा। मैंने बोला भाई आप तकलीफ में आ गए, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं 90 की बात कर रहा हूं और आज 22 जनवरी को वो जरूर मिठाई खा पाएंगे, इसका पूरे देश को। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब से समय से टूटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सुवर्ण का बन रहा है। ये सारी चीजें कभी समाप्त होगी, देश सोच नहीं सकता और हम इस पर आगे बढ़े। ये देश कभी सोच नहीं सकता था कि मेडिकल का पढ़ाई लिखाई अपनी भाषा में हो सकती है, ये देश कभी सोच नहीं सकता था, अब आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई आप अपनी भाषा में कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, आज हमारे योग को दुनिया ने स्वीकार किया है। पर्यावरण के लिए आज जब मोदी जी वेद और उपनिषद की उक्तियां यूएन में पढ़ते हैं, यूएन के पूरे विश्व के लोग वेद और उपनिषद का ट्रांसलेशन ले लेकर पढ़ते हैं कि वेद और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। और मित्रों, जब G20 होता है तो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं,
वसुधैव कुटुंबकम ही नारा बनता है तो पूरा विश्व ये जानता है कि ये भारत का विचार है, भारत से आया हुआ विचार है और भारत ही ये कर सकता है। G20 ने हमारी कूटनीतिक ध्वज को समग्र विश्व में फहराने का काम किया है। मित्रों, मैंने जैसे पहले कहा, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता परस्पर विरोधी नहीं है। मैं आपको कहता हूं, हमारी विरासत ही हमारी आधुनिक विकास की पूंजी है, चाबी है। इसके आधार पर ही आधुनिक विकास हो सकता है। मित्रों, आज भारत एक वैश्विक ताकत बनने जा रहा है। हम उस रास्ते पर हैं। आप लोगों को 25 साल में करोड़ों देशवासियों की स्वप्न को पूरा करना है। मित्रों, आज हम बुराड़ी में बैठे हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। मित्रों, यहां पर 14 जनवरी 1760 को दत्ताजी शिंदे को मार दिया गया था और कुतुबुद्दीन रोहिल्ला ने उनको पूछा था, जब जमीन पर गिर गए, शरीर पर अनेक घाव थे, रक्त बह रहा था, हंसी उड़ाने के लिए उन्होंने पूछा रोहिल्ला ने कि पाटिल अभी भी लड़ोगे? तो उनका एक अमर वाक्य देश के सभी राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा लेने वाला है, जान है तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे। ये भूमि पर आप बैठे। आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, विद्यार्थी परिषद ने इस 75 साल के अंदर ज्ञानशील एकता के रास्ते पर चलते हुए अनेक मनीषियों ने विद्यार्थियों का, युवा शक्ति का, छात्र शक्ति का मार्गदर्शन करते हुए देश के हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लाखों की संख्या में अच्छे नागरिक दिए हैं। विद्यार्थी परिषद एक संस्था नहीं है। विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आंदोलन है। ये आपको सदैव याद रहना चाहिए। और मित्रों, आज अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, ये मित्रों, ये अधिवेशन, मेरे सामने जो 8000 युवा उपस्थित है, वो सारे युवा यहां से प्रण लेकर जाए कि जिस दिन देश आजाद होगा, हर क्षेत्र के अंदर विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ऐसे भारत के निर्माण के लिए हमारा बाकी का जीवन देना है। अपने आप को भारत माता को पुनः समर्पित करने का दिन है। ये युवा संकल्प लेकर जाए। मोदी जी ने नींव डालने का काम किया है। 1925 से हमारे पुरखों ने एक रास्ता बनाया हुआ है, नींव डल चुकी है, भव्य इमारत आपको बनाना है। और 22 जनवरी को सभी लोग अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए जाइए और मन से श्री राम का आशीर्वाद लीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, वंदे मातरम।